हेलो बच्चों। बेटा, अब हम परिवहन का दूसरा हिस्सा मनुष्यों में या जंतुओं में परिवहन ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है वो डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुकोशिकीय जीव जो हैं, उनमें किस प्रकार परिवहन होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपको बताना है कि जाइलम और फ्लोएम में लिविंग पार्ट कौन सा होता है। चार तरह के स्ट्रक्चर्स होती हैं जाइलम में और चार तरह की फ्लोएम में। तो इसमें से सजीव या लिविंग पार्ट कौन सा है, ये मैंने आपसे पूछा था। तो बेटा, जाइलम में सिर्फ एक ही लिविंग पार्ट होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी तीनों हिस्से नॉन लिविंग होते हैं। और फ्लोएम में उल्टा होता है। फ्लोएम में सिर्फ जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड होता है, बाकी सारे लिविंग होते हैं। चाहे हम बात करें सिव ट्यूब की, कंपेनियन सेल की या फ्लोएम पैरेन्काइमा की, ये तीनों लिविंग पार्ट होते हैं, जबकि फ्लोएम फाइबर्स नॉन लिविंग। और इसका उल्टा, जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सारे नॉन लिविंग है। चलिए, ये तो बात हो गई प्लांट्स की। अब हम बात करते हैं जंतुओं में परिवहन की। तो जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है जिसको परिवहन या परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जो ऑक्सीजन को, जो दूसरे उपयोगी चीजें हैं, हॉर्मोन्स हैं, उनको शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने का कार्य करता है। और मनुष्य में अगर परिवहन तंत्र की बात करें तो मनुष्य का परिवहन तंत्र तीन चीजों से मिलकर बना होता है: रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां। इसके अलावा लसिकाएं भी होती हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट जो परिवहन तंत्र है मुख्यतः इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है: रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां। ये तीनों अवयव मिलके परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। और जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था, इसका अतिरिक्त लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र भी मनुष्यों में पाया जाता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो तीनों हिस्सों का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हिस्सा है रक्त, या जिसको हम ब्लड कहते हैं, ब्लड का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल की तरफ होता है। लगभग न्यूट्रल 7 होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। और इसे तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी तरल ऊतक। अब रक्त के दो हिस्से होते हैं: प्लाज्मा, जो लगभग 55% बनाता है, और रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पसल, जो लगभग 45% बनाती है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव होता है, और इसमें एक वर्णक पाया जाता है, बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन नहीं है, बिलिरुबिन है, जिसके कारण इसका रंग पीला हो जाता है। तो अगर हम प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें, संरचना की बात करें, तो उसमें प्लाज्मा में, मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं कि सारी चीजें एक साथ आपको समझ आ जाएंगी। प्लाज्मा में मुख्यतः जल,
जो लगभग 90 से 92% बनाता है। इसके अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं। अब प्लाज्मा में जो प्रोटीन मुख्यतः पाए जाते हैं उसमें सबसे पहला मैं अगर बात करूं तो उसमें फाइब्रिनोजन होता है। आगे हम पढ़ेंगे रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। दूसरा इसमें एल्ब्यूमिन होते हैं, जैसे एग में एल्ब्यूमिन होता है। तीसरे टाइप के प्रोटीन इनमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज होते हैं। इसके अलावा हिपेरिन, ये शरीर के अंदर जो खून है उसको जमने से रोकता है। इसके अतिरिक्त तो दो हिस्से हो गए, जल हो गया, प्रोटीन हो गए। लगभग 0.9% 0.9% अकार्बनिक अम्ल होते हैं। 0.9%। तो 90 से 92% ये हो गया था, लगभग 7% प्रोटीन्स हो जाते हैं और 0.18% इसमें ग्लूकोज भी होता है। बहुत कम मात्रा में यहाँ पे ग्लूकोज पाया जाता है। 0.5% वसा। तो इस प्रकार जो प्लाज्मा है, जो बड़ा हिस्सा है हमारे रक्त का 55% बनाता है, उसमें प्रोटीन, जल, वसा, अकार्बनिक पदार्थ अम्ल के रूप में और ग्लूकोज उपस्थित होता है। जो दूसरा हिस्सा है वो रक्त कणिकाएं हैं। 3 प्रकार की, लाल रक्त, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त पट्टिकाणु आरबीसी, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। मैं आपको इंग्लिश इसलिए साथ में बता रहा हूं कि आगे जाकर जब हायर स्टडीज करें आप, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जब प्लाज्मा में से, इस प्लाज्मा में से, ये भी एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा देंगे, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, तो उस संरचना को कहते हैं सीरम। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन आप हटा देंगे तो शेष भाग जो बचेगा वो सीरम कहलाता है। तो अब अगर प्लाज्मा के कार्य की बात करें तो देखिए, फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने में, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया, इम्यूनोग्लोबिन हमारे शरीर में प्रतिरोधकता प्रदान करेंगे। तो अलग अलग प्रकार के कार्य ये संपन्न करते हैं। अब रक्त कणिकाओं में सबसे पहले आती है लाल रक्त कणिकाएं, या जिनको हम आरबीसीज कहते हैं। इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है। हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, मैंने आपको श्वसन में भी बताया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। और शरीर में जिस भी कोशिका में, जिस भी ऊतक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वहां पे जाके टूट जाता है दो हिस्सों में, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में दोबारा से, हीमोग्लोबिन फिर से ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और ऑक्सीजन उस कोशिका या ऊतक तक पहुंच जाती है। ठीक है। अब जो रक्त है, हमारा जो रुधिर है, इसका इसमें जो आरबीसीज हैं, इनका जो जीवन काल है, लाइफ स्पेन है, वो लगभग
120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद पुरानी वाली मर जाती है, उसकी जगह नई बन जाती है अस्थि मज्जा में। इनका निर्माण, इनका जन्म अस्थि मज्जा में होता है। 120 दिन के बाद जो पुरानी खत्म हुई वो नई आ जाएगी। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। अगर हम संख्या की बात करें तो पुरुषों में थोड़ी सी ज्यादा होती है महिलाओं के बजाय। पुरुषों में लगभग 5 लाख एक घन मीटर में होती है, घन मिलीमीटर में, सॉरी। जबकि महिलाओं में ये नंबर थोड़ा सा कम होता है, 4.5 लाख के आसपास होता है एक घन मिलीमीटर में। और ब्लड बैंक में जो हमारा रुधिर है, जो हमारा रक्त है, उसको सोडियम नाइट्रेट में रखा जाता है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट में, जिससे ये जमे ना। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको रखा जाता है। तो आपको 4 चीजें मुख्य रूप से याद रखनी है आरबीसी में। वर्णक हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल। ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। जीवन काल 120 दिन और अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और संख्या महिलाओं में 4.5 लाख और पुरुषों में 5 लाख के आसपास होती है। दूसरे प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं ये अनियमित आकार की होती है। एक बात आपको बताना रहेगी, लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं का जो आकार है वो लगभग इस प्रकार का होता है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। जो वयस्क लाल रक्त कणिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, आपको ध्यान रखना है ये रंगहीन होती है। लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग की थी, लेकिन ये रंगीन होती है। और इनकी संख्या भी लाल रक्त कणिकाओं की तुलना में बहुत कम होती है, लगभग 7500 एक घन मिलीमीटर। ये एवरेज है, आपको याद रखना है। वैसे संख्या 8 से 10,000 होती है, ये एवरेज 7,500 के आसपास है। जीवन काल की बात करें तो आरबीसी 120 दिन थी, लेकिन इनका जीवन काल सिर्फ 1 से 4 दिन का ही होता है, बहुत कम उनकी तुलना में। और इनका निर्माण भी आरबीसी की तरह ही अस्थि मज्जा में होता है। तो चाहे आरबीसी है चाहे डब्ल्यूबीसी है, दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। याद रहेगा आप लोगों को। अब केंद्रक के आकार के आधार पर डब्ल्यूबीसी अलग अलग तरह की हो सकती है। इसमें इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसमें जो न्यूक्लियस है उसका आकार कुछ इस तरह का हो जाता है। इसमें एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है और इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, बाइलोब्ड एंड मल्टी लोब्ड। और दूसरी तरफ लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट दो तरह की होती हैं, मोनोसाइट और टी सेल्स एंड बी सेल्स। मोनोसाइट सबसे बड़ी संरचना होती है, जिसमें एक बहुत क्लियर केंद्रक पाया जाता है। बी सेल और टी सेल ये हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरोधात्मक जो तंत्र है, उसकी मुख्य कोशिकाएं होती है। वहां पे ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में मदद करती है। ये फैगोसाइटिक होती हैं, जो
बाहर से आने वाली दूसरी तरह की सेल्स है उनको खत्म कर देती है। तो WBC में भी आपको वही 4 चीजें याद रखनी है, उनका जीवन काल, उनका आकार, संख्या और कार्य। तो कार्य की बात करें तो मैंने अभी बताया कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, रोगाणुओं को हमारे शरीर में जैसे वो प्रवेश करेंगे उनको नष्ट कर देंगे। और जो कोशिकाओं का भक्षण है, फैगोसाइटोसिस है, जो कोशिकाएं टूट जाती हैं, मर जाती हैं, उनका भक्षण करती हैं, बाकी कोशिकाओं की मरम्मत का काम भी करती है। तीसरी टाइप की सेल्स हैं प्लेटलेट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स, या इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका जन्म भी वही अस्थि मज्जा, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आप याद रखें, केंद्रक सिर्फ श्वेत रक्त कणिकाओं में मिलता है, लाल रक्त कणिकाओं में और रक्त पट्टिकाणु में, प्लेटलेट्स में ये नहीं पाया जाता। जन्म अस्थि मज्जा में और इनकी मृत्यु यकृत में हो जाती है। WBC की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। जीवन काल 3 से 5 दिन, 120 दिन RBC का, WBC का 1 से 4 दिन और इनका 3 से 5 दिन का जीवन काल होता है। संख्या 4.5 से 5 लाख RBC, 8 से 10,000 WBC और 2.5 से 3 लाख पर घन क्यूब प्लेटलेट्स की संख्या होती है। और इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं हमारे रक्त में मिलती हैं। प्लेटलेट्स में विटामिन के, जिसको हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, रक्त का थक्का जमाने में बहुत महत्वपूर्ण मदद करता है। ये आपको याद रखना है, ये भी NTSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अब दूसरा हिस्सा जो आता है वो है हमारा हृदय, हार्ट। तो अगर संरचना की बात करें हृदय की, तो बहुत कोमल मस्कुलर संरचना है, जो वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित रहता है। कहां पे? वक्ष गुहा में, पसलियों के नीचे, मध्य में, जो थोड़ा सा बाईं तरफ होता है, फेफड़ों के बीच में। ठीक है। और इनमें विशेष प्रकार की मांसपेशियां मिलती हैं, जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कार्डियक मसल्स, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा था। कार्डियक मसल्स इसमें पाई जाती है, विशेष प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। हमारे शरीर का केंद्रीय पंप, जो खून का पंपिंग करता है, उसका परिसंचरण करता है। अब इसके चारों तरफ आप देख सकते हो एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम। और इसके बीच में पेरिकार्डियल एक द्रव्य भरा होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो घर्षण को रोकता है। दोनों जो लेयर्स हैं, जो झिल्लियां हैं दोनों, उनके बीच में घर्षण को रोकता है, बाहरी चोटों से बचाने का कार्य करता है। यहां पर आप देख पा रहे हो तो 4 हिस्से हैं हमारे हृदय के, जिसको विश्म कहते हैं। 4 विश्म होते हैं हमारे हृदय के। दायां और बायां आलिंद, ये आलिंद हो गए, और दायां और बायां निलय। तो 4 चैम्बर्ड, 4 विश्मीय, 4 कोशिकीय हृदय
मनुष्यों में पाया जाता है। ठीक है। अब अगर इसका आंतरिक संरचना देखें, आंतरिक संरचना में जो दायां और बायां आलिंद है वो उनके बीच के जो के भाग को क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। उसके बीच इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। इसी तरह या अंतरा आलिंद भित्ति आप कह सकते हैं, अंतरा आलिंद भित्ति। इसी तरह अंतरा निलय भित्ति, यहाँ पे निलय के बीच में अंतरा निलय भित्ति पाई जाती है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है। जो दायां आलिंद है ये महाशिरा से रक्त प्राप्त करता है, जबकि बायां आलिंद नहीं, ये फुसफुस शिरा से रक्त प्राप्त करता है। आप हमेशा याद रखें, जो बायां पार्ट होता है, जो लेफ्ट साइड होती है, उसमें हमेशा शुद्ध रक्त पाया जाता है, और जो राइट साइड होती है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, वो पाया जाता है। लेफ्ट साइड में जो वाल्व होता है, जो कपाट होता है, उसको द्विदलीय कहते हैं। द्विदलीय कपाट होता है, बाइकास्पिड वाल्व होता है, और राइट साइड में त्रितलीय ट्राइकास्पिड वाल्व होता है। ये जो वाल्व होते हैं ये रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। कस्पिड, ट्राइकस्पिड, ये रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब अगर हम हृदय की क्रियाविधि की बात करें, कैसे काम करता है हृदय, देखिए हृदय का मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है हृदय का? शुद्ध रक्त को शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाना, शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाना, शरीर के भागों में पहुंचाना, ये इसका मुख्य कार्य हो गया। सबको समझ में आ गई बात? और अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से निकालकर और फेफड़ों तक लेके जाना। अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाना, ये मुख्य कार्य है हमारे हृदय का। इस प्रकार पूरे शरीर में परिसंचरण होता है। इसके लिए जो हृदय के वेश्म है वो बारी बारी से संकुचित होते हैं और स्थिर होते हैं। वेश्मों का संकुचन और स्थिलन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको हम सिस्टोल कहते हैं, और स्थिलन को डायस्टोल कहा जाता है। तो सिस्टोल और डायस्टोल, और एक सिस्टोल एक डायस्टोल मिलकर एक हार्ट बीट बनाता है। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर हार्ट बीट कहलाता है, दिल की धड़कन कहलाता है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है एक मिनट में? 72 बार। वयस्क मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है। इसका मतलब एक धड़कन का समय है 0.8 सेकेंड। इसको हम हृदय चक्र कहते हैं। यह क्या कहलाता है? हृदय चक्र। हृदय चक्र की अवधि 0.8 सेकेंड। याद रहेगा सबको? सबको याद रहेगा? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब यहां पे देखिए, मानव में परिसंचरण, फेफड़ों से ऑक्सीकृत रुधिर फुसफुसीय शिरा या धमनी द्वारा
बताइए। यस, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीकृत, बायां आलिंद ग्रहण करता है। बाएं आलिंद से बाइकस्पिड वाल्व की मदद से, ये ऑक्सीकृत है बेटा, बाइकस्पिड वाल्व की मदद से ये बाएं निलय में जाता है और प्रमुख धमनी, महाधमनी इसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये सारा ऑक्सीकृत है, ऑक्सीजनेटेड है। अब शरीर के अंगों में जब जाएगी तो ऑक्सीजन तो यूज हो गई और वहां पे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। अब ये कैसा आ जाता है, ऑक्सीजनीकृत। ये महाशिरा द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है और दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दाएं आलिंद से ये दाएं निलय में जाता है और वहां से फुसफुसीय धमनी द्वारा ये फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे इसका शुद्धिकरण हो सके। तो इस हिस्से में गंदा खून हम कह सकते हैं, अनऑक्सीकृत, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीकृत रुधिर। ये परिसंचरण, क्योंकि रक्त एक साइकिल पूरा करने में 2 बार हृदय में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। मनुष्य में जो परिसंचरण है, खून का जो परिसंचरण है, उसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। दोहरा परिसंचरण, बायां और दायां हिस्सा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को नहीं मिलने देता। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे शरीर की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हम बहुकोश के जीव हैं, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दूसरा, शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल नहीं पाता, तो दोहरे परिसंचरण की ये इंपॉर्टेंस होती है, आपको याद रखना है। अब जो हृदय की धड़कन है, वो कहाँ से शुरू होती है? हृदय की धड़कन एक विशेष स्थान से शुरू होती है, जो एक विशेष प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इस ऊतक को एसए नोड कहा जाता है, एसए नोड, या पेस मेकर ऑफ द हार्ट, एसए नोड और पेस मेकर ऑफ हार्ट। और इसे एक विशेष प्रकार के यंत्र द्वारा मापा जाता है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपने ईसीजी का नाम सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा ना आपने, इस तरह से लाइन चलती रहती है और जैसे ही लाइन सीधी हो जाती है मतलब काम खत्म, ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। तो ये दोहरा परिसंचरण आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। 2 तरह का होता है, पल्मनरी और सिस्टमिक। बाएं निलय से महाशिरा तक जो रुधिर प्रवाहित होता है वो सिस्टमिक परिवहन कहलाता है, और दाएं निलय से बाएं आलिंद तक जो जो रक्त का परिवहन होता है वो पल्मनरी परिवहन कहलाता है, सिस्टमिक एंड पल्मनरी सर्कुलेशन। तो दाएं निलय से पल्मनरी धमनी, फेफड़े ऑक्सीजनेटेड हो गया, पल्मनरी सिरा और बाएं आलिंद में आ गया, यहां तक ऑक्सीकृत था। अब बाएं आलिंद का जब संकुचन होगा तो बाएं निलय में जाएगा, बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच जाता है, यहां तक भी ऑक्सीकृत है। और जैसे ही यहाँ पे गया, यहाँ पे CO2 इसमें मिल जाएगी, अनऑक्सीकृत हो जाएगा और महाशिरा की मदद से ये दाएं निलय में प्रवेश कर जाएगा। तो ये दोहरा परिसंचरण मनुष्य में पाया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा हिस्सा, रक्तवाहिनियां। ये एक जाल है जो रुधिर को शरीर की हर ऊतक और कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है।
3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, धमनियां, रक्त केशिकाएं और शिराएं। तो धमनियों की अगर हम बात करें, धमनियां जिनको हम आर्टरीज भी कहते हैं, धमनियां और आर्टरी, हमेशा याद रखें ऑक्सीकृत रुधिर लेके जाने का काम करती है, ऑक्सीजनेटेड या साफ खून को ले जाने का काम करती है। इसका एक अपवाद है, सिर्फ एक अपवाद है इसका, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी इसका अपवाद है, जो अनऑक्सीकृत रुधिर लेके जाती है। धमनियों की बात करें तो ये शरीर जो रक्त है वो हृदय से शरीर के भागों में लेके जाती है, रुधिर को हृदय से दूर लेके जाती है, हम कह सकते हैं। इनकी दीवारें जो होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, वो मोटी होती हैं, लचीली होती हैं और कपाटहीन होता है, इनमें वाल्व नहीं पाए जाते, कपाटहीन होती है। अब धमनियां बटकर, ये मान लो एक धमनी है, इसमें इस तरह से ब्रांचिंग हो जाती है और वो धमनिकाएं बनाती है, धमनियों से धमनिकाएं बन जाती है और धमनियां अंगों के अंदर जाकर केशिकाओं में विभक्त हो जाती है या केशिकाएं बना देती है। दूसरा भाग जो होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, धमनी और शिरा के बीच का जो हिस्सा है वो केशिकाएं होती है, धमनी और शिरा के बीच का हिस्सा केशिकाएं होती है। तो ये बहुत महीन नलिकाएं होती है, महीन नलिकाएं केशिकाएं कहलाती है। इनकी जो सतह है चपटी एपिथेलियम की बनी होती है, चपटी एपिथेलियम की इनकी सतह बनी होती है, बिल्कुल चपटी एपिथेलियम होती है। और ये केशिकाएं मिलकर शिरिकाएं बनाती हैं, शिरिकाएं, इनका जाल शिरिकाओं का निर्माण करती हैं और शिरिकाएं मिलकर शिराएं बनाती हैं। तो धमनियों से केशिकाएं, केशिकाओं से शिरिकाएं, शिरिकाएं से शिराओं का निर्माण होता है। और दूसरी तरफ है शिराएं। तो शिराओं की बात करें तो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है शरीर से, शरीर के हिस्सों से हृदय की तरफ या फेफड़ों की तरफ। इसका भी एक अपवाद है, इसका भी एक अपवाद है, पल्मनरी शिरा, फुसफुस शिरा, जो ऑक्सीकृत रुधिर लेके जाती है। धमनियां थी, धमनिकाएं बनी, धमनिकाओं से धमनिकाएं बनी, धमनिकाओं से केशिकाएं बनी और वहां से शिराएं। इस प्रकार ये एक पूरा जाल बन जाता है। और इनमें जो रक्त का प्रवाह है, इन सब में जो रक्त का प्रवाह है वो रक्तचाप कहलाता है, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर ये कहलाता है। संकुचन सिस्टोल और स्थिलन डायस्टोल, और इसकी वैल्यू होती है 120/80 mm ऑफ Hg, मर्करी, ये इसकी यूनिट है, इसको मेजर किया जाता है mm ऑफ Hg में। तो रक्तचाप महाधमनी और उनकी मुख्य शिराओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है और इसका काम रक्त पर दबाव बनाकर पूरे शरीर में परिसंचरण करना है। और यह दबाव जब नलियों के संकुचन से हो तो सिस्टोलिक प्रेशर और आलिंद में हो तो डायस्टोलिक प्रेशर।
तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दो प्रकार का प्रेशर यह बन जाता है। और इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है, रक्त दाब को मापने का जो यंत्र है उसको स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। स्फिग्मो मैनोमीटर वो यंत्र है जिसकी मदद से रक्तचाप को मापा जाता है। तो ये हमारे परिसंचरण तंत्र के विभिन्न हिस्से हो गए जिसकी मदद से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। रक्त, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और हृदय। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप इसको फिर से पूछ सकते हैं। हमने 3 हिस्से इसके पूरे कर लिए हैं, पोषण, श्वसन और परिवहन। आखिरी हिस्सा उत्सर्जन है जो हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक आज इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें। बार बार मैं कहता हूं जितना आप पढ़ोगे उतना आपको समझ आएगा। जो भी डाउट है, जहां भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। गुड लक।